नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। अवैध खनन को लेकर जिला खनन विभाग द्वारा 4 डंपर जब्त कर अवैध खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। खनिज माफिया और खनिज का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिला खनिज विभाग द्वारा 4 डंपर जब्त कर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल खनिज निरीक्षक आलोक अग्रवाल ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि 4 डंपर जब्त किए गए हैं जो कि गिट्टी और रेती का अवैध परिवहन कर रहे थे। इन पर केस दर्ज कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले भी अलग अलग कार्यवाही की गई थी। यह बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध खनन व खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन में भी यह कार्यवाही की गई है। कार्रवाइयाँ की किस प्रकार की कार्रवाई थी? जी, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि अभी सीएम हेल्पलाइन के संबंध में भी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। उसके तहत भ्रमण के दौरान अभी परसों के दिन में ही लगभग 4 डंपर जब्त किए गए हैं जो कि गिट्टी और रेत के थे। और उसके पहले भी 2 वाहन जब्त किए गए थे। उसके पहले भी 4 वाहन जब्त किए गए थे एवं रिसेंटली 2 अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिनमें की जुर्माना अधिरोपित करके कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उनमें कार्रवाई की जा रही है और जो अभी रिसेंटली जो वाहन जब्त किए हैं उनमें अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज करके कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जल्दी। इंदौर उज्जैन रोड पर 2 बार टोल टैक्स कटने की शिकायत के बाद एमपीआरडीसी एवं टोल टैक्स कलेक्शन कंपनी द्वारा रिफंड करते हुए समस्या के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन से इंदौर 4 लेन से आने और जाने वाले वाहनों के फास्टैग से डबल टैक्स कटने की कुछ समस्याएं सामने आई थी, जिसमें उज्जैन के निनोरा और इंदौर के बारोली टोल टैक्स पर फास्टैग से डबल टैक्स कटने से वाहन चालकों की शिकायतों पर रिफंड की कार्यवाही भी की गई थी। हालांकि एमपीआरडीसी और टोल टैक्स कलेक्शन करने वाली कंपनी द्वारा मामला सामने आने पर संबंधित फास्टैग जारी किए गए बैंक द्वारा जिसका रिफंड भी कर दिया गया था। दरअसल इंदौर उज्जैन रोड के टोल टैक्स का ठेका नागपुर की फर्म एसएसपी इंफ्रा ने लिया है। इनके द्वारा टोल टैक्स के कलेक्शन का काम 7 सितंबर 2022 से शुरू किया गया था। इसके पहले महाकाल टोलवेज और उसके बाद एमपीआरडीसी ने खुद ही टोल टैक्स कलेक्शन का काम किया था। इसके बाद भी कुछ शिकायत डबल टैक्स कलेक्शन की आती रहती है। इंदौर रोड टोल टैक्स कलेक्शन करने वाली कंपनी के मैनेजर विजयपाल सिंह के अनुसार बैंकों द्वारा फास्टैग जारी किए जाते हैं और उनके द्वारा ही राशि काटी जाती है, मगर सॉफ्टवेयर की समस्या और सर्वर के स्लो होने के कारण कभी डबल टैक्स कट जाता है तो बैंक के कस्टमर केयर पर शिकायत कर रिफंड मिल जाता है। रोजाना 5 से 6 हज़ार वाहन निकलते हैं, जिनमें से कुछ ही वाहन चालकों द्वारा शिकायत की जाती है। एमपीआरडीसी और फर्म द्वारा सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जल्द ही समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अगर किसी यूजर को डबल टोल टैक्स कलेक्शन की शिकायत होती है तो अपने फास्टैग के ऐप के द्वारा या अपने फास्टैग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर रिफंड ले सकता है। फास्टैग बैंक से लिंक होता है। जिस बैंक के माध्यम से पैसा काटा जाता है उसी फास्टैग बैंक को शिकायत करने पर पैसा रिटर्न में मिल जाता है। फास्टैग एटीएम की तरह काम करता है। जिस तरह एटीएम में कई बार पैसा न निकलने की स्थिति में ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में आ जाता है, उसी प्रकार कई बार डबल फास्टैग कट जाने की स्थिति में पैसा ऑटोमेटिक बैंक यूजर के खाते में आ जाता है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। ये जो डबल डिडक्शन वाली प्रॉब्लम आती है, ये बैंक और जो यहाँ का सर्चिंग है उसके बीच में कम्युनिकेशन डिले हो जाता है। जो गाड़ियाँ टोल से पार होती हैं उनका मैसेज डिले आता है और दूसरे टोल पर तक गाड़ी पहुँच जाती है, तो डबल डिडक्शन हो जाता है। अगर मैसेज बीच में आ जाता है तो डबल डिडक्शन नहीं होता है। कुछ अलग अलग कंपनी के टैग होते हैं जो तुरंत मैसेज पास हो जाता है और कुछ का मैसेज डिले मैसेज पास होता है। इस कारण से डबल डिडक्शन होता है। फिर उसकी वजह से जो भी यूज़र हमारे पास आता है उसका हम एंट्री करके उसका रिटर्न और डबल डिडक्शन जो भी होता है उसको वापस करते हैं। पर डे कितनी गाड़ियाँ निकलती है और कितने % शिकायत मिलती है इसकी? पर डे गाड़ी हमारी कम से कम जो है 5 से 6 हज़ार टिकट जो है कारों के या बड़े निकलती हैं। उसमें से
2% या 1% ऐसा है जो पूरे दिन में एक टोल पे 8, 10 या 6, 7 आदमी रिटर्न लेने के लिए आते हैं और उनको जो है हम एंट्री करके उनका पैसा वापस कर देते हैं। ये समस्या नहीं आए, ख़त्म हो जाए, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कंपनी जो भी फास्टैग जिस कंपनी के लगे हैं उनसे भी कस्टमर केयर से बात करते हैं, भाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डिले मैसेज आता है, इस मैसेज को फास्ट करो। और अपने भी नेटवर्क को सुधार किया जा रहा है जिससे कि यूज़र को ये परेशानी ना आए और उसका जो है मैसेज तुरंत टोल निकलने के बाद ही उसको जो है मैसेज मिल जाए और अगले टोल पे उसका डिडक्शन ना हो, जिससे कि इस परेशानी से यूज़र को भी बचाया जा सके और हमको भी इससे बच सकें। जो हमको भी उतनी परेशानी होती है कि जितना कि यूज़र को कि पैसा लेते हैं फिर उसको रिटर्न वापस करते हैं हर जगह एंट्री करके, तो हम भी चाहते हैं कि यूज़र को कोई परेशानी ना आए, इसकी कोशिश हमेशा जारी है और जारी रहेगी। सन 2015 में हुए उज्जैन में कक्षा 10वीं के पेपर लीक कांड में अब न्यायालय ने आरोपियों को दोष मुक्त सिद्ध कर दिया है। थाना नीलगंगा में 21 मार्च 2015 को कक्षा 10वीं के पेपर को लीक करने और कुछ स्टूडेंट्स द्वारा इस लीक पेपर को मोबाइल में लेकर परीक्षा देते समय पकड़े जाने के कारण एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल, कोचिंग के संचालक सहित कुछ स्टूडेंट्स को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने अपनी विवेचना में यह बात लिखी थी कि प्रिंसिपल ने स्कूल के परीक्षा केंद्र से पेपर लेकर व्हाट्सएप पर कोचिंग संचालक को भेजा और उसके बाद पेपर स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया। इसके आधार पर स्टूडेंट ने परीक्षा देने का प्रयास किया जिसमें वे पकड़े गए। प्रकरण दर्ज होने के बाद थाना नीलगंगा ने प्रिंसिपल और कुछ स्टूडेंट्स को जेल भेजा था और उसके बाद न्यायालय में यह केस लगातार चलता रहा। वर्तमान में पंचम एडीजे संजय श्रीवास्तव के न्यायालय में इस मामले में सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन गेरा के मुताबिक यह पूरा मामला 10वीं के पेपर लीक होने के कारण दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सिद्ध करने में फेल साबित हुए हैं और उनके पक्षकारों को बरी किया गया है। यह प्रकरण दर्ज करने के कारण उनके पक्षकारों को मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हुई है। इस मामले में आरोपी बनाए गए इंदौर निवासी पवन बकड़िया के अनुसार इस गलत प्रकरण दर्ज होने से उन्हें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक हानि उठानी पड़ी है और उनकी नौकरी भी चली गई है। उन्होंने उज्जैन न्यायालय और चंदन गेरा जी का धन्यवाद किया है। न्यायालय महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसमें नकल करते हुए कुछ प्रकरण बनाया गया था, क्या मामला था, किस प्रकार का निर्णय आया है इसमें? आज पंचम एडीजे से संजय श्रीवास्तव साहब के न्यायालय से एक फैसला हुआ है। ये प्रकरण इस प्रकार था, एक थाना नीलगंगा पे एक शिकायत हुई थी कि कुछ स्टूडेंट 10th क्लास के परीक्षा हॉल में पेपर लेकर, यानी उनका पर्पस ये था पेपर लीक हुआ है और वो पेपर उनके मोबाइल में जब्त हुआ और उस पर से उन्होंने अपराध दर्ज कर कार्य विवेचना की थी। इस विवेचना में उनके द्वारा कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ कोचिंग संचालक को और एक प्रिंसिपल को आरोपी बनाया गया था। मुख्य आरोप ये था कि प्रिंसिपल द्वारा पेपर लीक किया गया, कोचिंग क्लास वालों द्वारा पेपर का फोटो लिया गया और बच्चों में सर्कुलेट किया गया। इस प्रकार का मामला था। उसमें विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत हुआ था और आज उसमें निर्णय हुआ है। किस प्रकार का निर्णय आया है इसमें? इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया गया है कि अभियोजन द्वारा अपना मामला सिद्ध नहीं कर पाए हैं और ये बात साबित नहीं कर पाए हैं कि प्राचार्य द्वारा पेपर संकुल से बाहर लाकर फोटो खिंचवाया गया और सर्कुलेट हुआ है। इसमें कुल कितने आरोपी बनाए गए थे पुलिस ने और वो कितने समय तक जेल में है? इसमें हमारे पक्षकार जो मेरे पवन बाकड़िया जी हैं वो तो जेल में नहीं रहे, उनकी तो हमारे द्वारा एंटीसिपेटरी बेल कराई गई थी और इसमें जो प्रिंसिपल है वो जेल में रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी रहे हैं और लगभग 7-8 लोगों को इसमें शामिल किया गया। ये पूरा मामला फेक था क्या? ये पूरा मामला अभियोजन की कहानी सिद्ध नहीं हो पाई और हमारे जो तथ्य थे उन्हें उन पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया और आज मेरे जो क्लाइंट है पवन बाकड़िया जी उनको दोष मुक्त किया गया। ओके, आया गया था नकल पकड़ने का, क्या मामला था और आपको किस प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ा इस पूरे में? पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं थी कि ये प्रकरण मेरे ऊपर बनाया गया है। मुझे तो सडनली उज्जैन से टीम आके पकड़ लेगी। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि फर्जी केस मेरे ऊपर बनाया गया है कि व्हाट्सएप पे मैंने पेपर लीक करा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने पेपर लीक करा है। और इसका मेरी ओर से अभियोजन पक्ष में से चंदन गेरा जी ने निष्पक्ष पूरा केस लड़ा और मुझे न्याय पर पूरा भरोसा था। विगत 8 साल से मैं परेशान था। हर पेशे में मुझे इंदौर से काम छोड़ के आना पड़ता था, मेरी नौकरी छूट गई और बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। लेकिन चंदन जी ने काफ़ी मेहनत की, उनकी टीम ने, और आज मुझे न्याय पर पूरा भरोसा था, इसलिए आज मैं
बरी हो गया। उसके बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उज्जैन न्यायपालिका को, जिन्होंने मुझे निर्दोष साबित किया। कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर गलत टिप्पणी करने का प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की। उज्जैन के टावर चौक पर बीते दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाया था। इस दौरान नूरी खान के खिलाफ बयानबाजी भी की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने अंबेडकर प्रतिमा टावर चौक पर धरना शुरू कर दिया है और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो नारेबाजी की है उसका विरोध किया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांगा है। मैं बहुत दुखी हूँ। टावर पर भाजपा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है। विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। जिसने गलत टिप्पणी की उस पर वैधानिक कार्यवाही करना भी उचित है, लेकिन एक महिला को इस लड़ाई में शामिल करना और जिस तरह के नारे लगाए गए हैं कि नूरी खान की क्या पहचान, उसके आगे जो शब्द बोले गए हैं, जबकि मेरी पहचान ये देश का संविधान है। मेरी पहचान मोक्षदायिनी शिप्रा के लिए अपनी जान मैंने दी है, लेकिन ये जो खुद को योद्धा कहते हैं, जब माँ शिप्रा की बात आती है, जब गंदे नाले उसमें मिलते हैं, तो ऐसे अधिकारियों और नेताओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलवा पाते हैं, उस वक्त ये खामोश हो जाते हैं। लेकिन आज इस शहर की बेटी को गालियाँ दी गई हैं। मैं इंसाफ के लिए मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहती हूँ कि नारे में जो टिप्पणी की गई है, मैं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि जो नारे में मुझे गालियाँ दी गई हैं, क्या वो सही है? अगर सही है तो आप किस नारी सम्मान की बात कर रहे हैं? आप कौन सी लाडली बहना की बात कर रहे हैं? मैं इस संविधान के साथ बैठी रहूँगी जब तक गाली देने वालों की शिनाख्त कर उन पर कार्यवाही नहीं कर ली जाती। पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने उज्जैन की शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। नदी में जल स्तर अधिक होने से घाटों पर सुरक्षा बल तैनात रहा। धार्मिक नगरी उज्जैन में यूं तो कई धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन आज पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ मोक्षदायिनी मां शिप्रा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य भी किया। इस दौरान शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तैराक दल के सदस्यों के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास बात तो यह है कि उज्जैन इंदौर में हो रही बारिश के दौरान शिप्रा का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं शिप्रा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। आज पूर्णिमा का पर्व काल है और इसी पर्व काल में यहाँ पर शिप्रा के डॉक्टर काफ़ी सेवा में स्नान कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर हम लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। माँ शिप्रा तैराक दल द्वारा जिस तरीके से जगत को सेवाएँ दी जाती है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। इसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, उसी को लेकर हम लगे हैं। माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। कपिला गौशाला से मृत गायों को ले जा रहे लोडिंग वाहन को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने नीलगंगा चौराहे पर रोककर नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताया। उज्जैन के चिंतामन रोड स्थित रत्नाखेड़ी में कपिला गौशाला में गायों के मरने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की कपिला गौशाला में गायों को मरने का सिलसिला जारी है। मृत गायों को गाड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा गायों के बचाव को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम की लापरवाही के कारण ही गाय मर रही है। हिंदूवादी संगठन के नेता व कार्यकर्ताओं ने नीलगंगा चौराहा पर नगर निगम के लोडिंग वाहन को रोका। उसमें आधा दर्जन से अधिक मृत गाय थी। यहां नगर निगम के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। हिंदूवादी नेता का कहना है कि यदि नगर निगम में कपिला गौशाला का ध्यान नहीं दिया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ये ड्राइवर को जब हमने रोका है तो ड्राइवर ने बताया कि कपिला गौशाला से हम मरी हुई गाय को गाड़ने ले जा रहे हैं। अब प्रशासन से यही निवेदन है कि मरी हुई गाय को आप कूड़े की तरह, कचरे की तरह सड़ा के आप लेके जा रहे हो गाड़ने के लिए। कपिला गौशाला के अंदर हजारों गाय जो है सड़ रही है, भूखी मर रही है, मक्खियाँ हो रही है, मतलब कीचड़ के अंदर दबी हुई है, पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। अब ये मरी हुई गाय, इनकी स्थिति देखो आप, कितनी सड़ी हुई है, मक्खियाँ हो रही है, इनको आप गाड़ने ले जा रहे हो। जब महापौर जी से कुछ बात हुई आप लोगों की? महापौर जी से कोई बात नहीं हुई हमारी अभी वर्तमान, लेकिन महापौर जी को आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शहर के अंदर रोज की गाड़ी मरी हुई गाय को लेके जा रहे हैं। तो गाय कितनी मर रही है, कैसे मर रही है? या तो आप अगर गाय आपको समझ नहीं रही है तो रोड से आप गाय को पकड़ना बंद कर दो। आप रोड पे आवारा गाय को पकड़ते क्यों? अच्छी बड़ी घूम रही, खा रही, पी रही है, वहाँ खाने को नहीं मिल रहा है। नाम क्या आपका? फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
के अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज़्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संत रविदास समरसता यात्रा का उज्जैन जिले में प्रवेश हुआ। भैरवगढ़ क्षेत्र में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, विधायक और महापौर ने रैली का अभिनंदन किया। संत रविदास समरसता यात्रा मंगलवार को उज्जैन पहुंची। जब यात्रा ने भैरवगढ़ क्षेत्र में प्रवेश किया, इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा विधायक पारस जैन और महापौर मुकेश टटवाल मौजूद रहे। यहां सभी जनप्रतिनिधियों ने हाथों में ध्वज लिया और यात्रा में शामिल हो गए। सागर में संत रविदास का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर निर्माण को लेकर 25 जुलाई से प्रदेश के 5 स्थानों से संत रविदास समरसता यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 2 अगस्त को उज्जैन पहुंची। यहां शिप्रा नदी और महाकाल मंदिर स्थित कोटि तीर्थ से जल लिया जाएगा, जो कि मंदिर निर्माण के दौरान अर्पित होगा। इसके साथ ही प्रत्येक गांव से मिट्टी भी ली जा रही है, जिसे मंदिर निर्माण स्थल पर डाला जाएगा। इस प्रकार पूरे प्रदेश में कुल 313 स्थानों से जल लिया जाएगा। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सागर के लिए रवाना होगी। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। उज्जैन जिले के 225 सेक्टर अधिकारियों का विधानसभा चुनाव को लेकर पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के हॉल में यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण संदीप सोनी, अपर कलेक्टर एवं उप निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार कवचे, मास्टर ट्रेनर संदीप नाटकर्णी, विजय सुखवानी सहित सेक्टर अधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रशिक्षण के आरंभ में कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों के कंपेडियम का अध्ययन अभी से सेक्टर अधिकारी कर ले तो कार्य में सुविधा होगी। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार सेक्टर अधिकारी कम से कम 3 बार मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे।
सभी सेक्टर अधिकारियों से प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद 20 ईवीएम मशीन को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार कवचे, मास्टर ट्रेनर संदीप नाटकर्णी एवं विजय सुखवानी ने प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों के दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया। कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि सेक्टर अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। चुनाव में कोई पदक्रम नहीं होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी अधिकारी को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकता है, इसलिए सभी को पदक्रम को एक तरफ रखकर निर्वाचन का कार्य करना चाहिए। प्रत्येक सेक्टर अधिकारी को अधिकतम 12 मतदान केंद्र अभी से आवंटित कर दिए गए हैं। उन मतदान केंद्रों के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सभी कार्य करेंगे। सेक्टर अधिकारी को इन मतदान केंद्रों की सभी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। निर्वाचन के दौरान सेक्टर अधिकारी के अधीन 10 से 12 मतदान केंद्रों के क्षेत्र में कोई भी घटना न हो व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न हो, यह दायित्व सेक्टर अधिकारी का होगा। चुनाव की ट्रेनिंग शुरू हो गई। थोड़ा देखिए, चुनाव की प्रक्रिया शासकीय अधिकारियों के लिए प्रारंभ हो गई है। आज सेक्टर अधिकारियों की प्रथम ट्रेनिंग है और उसके बाद आज उनको ईवीएम है, इसका भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जी। थैंक यू। महाकालेश्वर मंदिर में इस साल 27 करोड़ 82 लाख रुपए का लड्डू प्रसाद विक्रय हुआ है। सावन के 19 दिनों में ही श्रद्धालु 3 करोड़ का प्रसाद ले गए हैं। महाकाल लोक बनने के बाद से ही महाकाल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका असर यहाँ के लड्डू प्रसादी की बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है। सावन के पिछले 19 दिन में ही लड्डू प्रसादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 3 करोड़ रुपए से अधिक के लड्डू बिक चुके हैं। वहीं कुल 9,200 किलो लड्डू श्रद्धालु अपने साथ ले गए हैं। बीते 7 महीने की बात करें तो 27 करोड़ 82 लाख रुपए का 7,73,000 किलो लड्डू प्रसादी महाकाल मंदिर समिति से भक्तों ने खरीदा है। महाकाल लोक बनने के बाद महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस बार सावन माह में अधिक मास होने के कारण सावन का महीना 2 माह का रहेगा। आगामी दिनों में भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। यह जानकारी महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने सोमवार को दी है। सर, इस बार कितना लड्डू अब तक बिक चुका है और आगे अब सर क्या प्लानिंग है? चूँकि पहले से ही था कि इस बार श्रावण मास में जब शुरुआत होगी तो लड्डू की डिमांड बढ़ेगी और इसी से ही हमने लगभग पिछले श्रावण मास के 5-6 दिनों पहले से ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया था। यदि हम 1 तारीख से देखें तो 1 तारीख से 19 तारीख तक लगभग 19 दिनों में 920 क्विंटल प्रसाद श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न हमारे जो स्टॉल्स हैं मंदिर के परिसर में महाकाल महालोक में वहाँ से लोगों के द्वारा ख़रीदा गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सोमवार को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं, बहुत डिमांड रहती है। ये लास्ट सोमवार को लगभग हमने 67 क्विंटल प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया था और आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद है कि पूरे श्रावण मास में ये डिमांड रहेगी। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 48 to 50 क्विंटल्स पर डे की डिमांड है इस टाइम पे। तो मंदिर भवन समिति के द्वारा इतना स्टॉक बनाया जा रहा है और प्रत्येक जो हमारे स्टॉल्स है उसमें ये पूरी तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। सर, लगातार डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में कोई नई यूनिट का कोई निर्माण किया जा रहा है? ये बस यही कि लगातार डिमांड बढ़ रही है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है वर्तमान में, इसलिए हम अधिक से अधिक श्रद्धालु उस प्रसाद का उपयोग कर पाएँ। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो 1 किलो के पैकेट्स है उस पर ना फोकस करके जो हमारे छोटे पैकेट्स हैं 250 ग्राम और आधा किलो उसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। 2 चीज़ें मंदिर भवन समिति के द्वारा की जा रही है। पहली बात तो जो हमारे चिंतामण के पास में जो हमारा लड्डू प्रसाद यूनिट है उसी को थोड़ा एक्सपांड किया जा रहा है। अभी हम लोग 70 से 75 80 क्विंटल तक हम डेली हमारी क्षमता है, उसको थोड़ा बढ़ाते हुए हम लोग उसी स्थान पर 150 क्विंटल तक लेके जा रहे हैं। साथ ही विगत जो प्रबंध समिति की मीटिंग है उसमें अप्रूवल दिया गया था कि एक नई लैंड रिक्वेस्ट किया है, वो लैंड मिल जाती है तो वहाँ पर एक नई लड्डू प्रसाद यूनिट जो कि फुली ऑटोमेटेड है, फुली मैकेनाइज रहेगी और उसकी कैपेसिटी 400 क्विंटल प्रति दिन के ऊपर होगी, वो प्लान किया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। ढाबा रोड पर भाजपा पार्षद एवं एबीवीपी के कार्यकर्ता के बीच विवाद हो गया। इनके विवाद के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। उज्जैन में भाजपा पार्षद गब्बर भाटी और अमित गहलोत नामक युवक के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल घटना ढाबा रोड की बताई जा रही है। यहां मामूली कहासुनी पर विवाद हो गया था।
विवाद इतना बढ़ा कि भाजपा पार्षद गब्बर भाटी अमित गहलोत नामक युवक को पीटने लगे। अमित एबीवीपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। घटना को लेकर थाना खाराकुआ में भाजपा पार्षद के खिलाफ शिकायत आवेदन दिया गया है। तो वहीं भाजपा पार्षद का आरोप है कि युवक अपशब्द कह रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। मंगलवार को थाना खाराकुआ पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना महाकाल सवारी के दौरान की बताई जा रही है। भाजपा पार्षद और युवक के बीच हुई मारपीट से सवारी में शामिल श्रद्धालु डरे सहमे नजर आए। नगर निगम ने मंगलवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए एक घर से 6000 किलो प्लास्टिक जब्त की है। पिछले 15 दिनों में निगम द्वारा यह तीसरी बड़ी कार्यवाही की गई है। उज्जैन नगर निगम की टीम को सूचना मिली थी कि शहर में अमानक प्लास्टिक का जखीरा रखकर अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही है। सूचना पर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर संजेश गुप्ता ने मंगलवार सुबह कार्यवाही को अंजाम देकर प्रकाश भिमानी के किराए के मकान में 6000 किलो रखी अमानक प्लास्टिक को जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि प्रकाश भिमानी नामक गोदाम अमानक प्लास्टिक की थैलियों से भरा हुआ था। सभी को जब्त किया जा रहा है। इनके यहाँ 3 महीने पहले भी कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद भी वे नहीं माने और फिर पर्यावरण को दूषित करने वाले केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने प्रतिबंधित प्लास्टिक को व्यवसाय करने का आरोप लगा है। आरोपियों पर वैधानिक चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये शहर में 15 दिन के अंतर्गत तीसरी बड़ी कार्रवाई है। हमने पहले ही आप लोगों से, सभी लोगों से अनुरोध किया था कि हमारे माननीय आयुक्त महोदय के साफ इंस्ट्रक्शन है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक जो भी भारत सरकार के द्वारा, जो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बंद है, वो किसी भी हालत में शहर में नहीं चलेगी। इससे जहां पानी दूषित हो रहा है, जहां जमीन की उर्वरा शक्ति पूरी खत्म हो रही है, वहीं नालियां पूरी तरह जाम हो रही हैं, पूरी तरह पॉल्यूशन फैलता है। इसी के तहत रात में 1:30 बजे हमने इनके गोडाउन की छानबीन करी थी, तो हमको स्पष्ट हो गया था कि इस गोडाउन के अंतर्गत माल है। तो आज सुबह हमने 9 बजे अपने कर्मचारी को खड़ा करके ये पूरी तरह, जब तक 100% तय नहीं हो गया कि ये गोडाउन में माल है, तो अभी 1 घंटे पहले हमको कन्फर्म हो गया था, तो हमने अपनी टीम बुलवाकर इस पर कार्रवाई की है। लगभग 6000 किलो का माल अभी तक जो है निकल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिखाई पड़ रहा है। और इस व्यक्ति के ऊपर आज से 3 महीने पहले मैंने एक छोटी कार्रवाई करके 5000 रुपए की चालानी कार्रवाई भी करी थी, परंतु इसके को तब भी समझ में नहीं आया और इसने भंडारण को आज भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये जहां इसने भंडारण किया वो इतनी पेचीदी जगह है कि आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता है कि यहाँ पर निकल के कैसे आ पाएगा। एक मकान के अंदर से होते हुए पूरा अंदर की ओर तहखाना बनाया हुआ है। अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब इनके माल जब्ती के बाद जो है, अभी हम आयुक्त महोदय से निर्देश प्राप्त करेंगे और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई और चालानी कार्रवाई दोनों की जाएगी। क्या कानूनी कार्रवाई भी की है? चालानी कार्रवाई जो भी प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक अधिनियम है उनके तहत कार्रवाई होगी और चालानी कार्रवाई भी जो भी उचित होगी उनके ऊपर की जाएगी। क्या नाम है? इनका नाम भी प्रकाश भीमनानी करके बताया जा रहा है। और आज से जो 4 दिन पहले जो कार्रवाई उपकेश्वर महादेव मंदिर वार्ड नंबर 32 के अंतर्गत की गई थी, वो उनका नाम भी प्रकाश था, लेकिन ये प्रकाश दूसरे हैं, वो प्रकाश दूसरे थे। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं संजेश कुमार गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम उज्जैन। उज्जैन संभाग के नवागत कमिश्नर संजय गोयल ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के साथ ही अपना पदभार ग्रहण किया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए IAS अधिकारियों के तबादले में उज्जैन जिले के संभाग आयुक्त संदीप यादव का तबादला भोपाल में किया गया था। वहीं उज्जैन संभाग के नए कलेक्टर के रूप में डॉक्टर संजय गोयल की पोस्टिंग की गई थी। मंगलवार को नवागत संभाग आयुक्त संजय गोयल ने महाकाल मंदिर में पूजन अर्चन कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, ADM अनुकूल जैन एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात 3 बजे के बाद कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर नवागत कमिश्नर संजय गोयल ने चार्ज लिया। चार्ज लेने के पश्चात कमिश्नर कार्यालय में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने नवागत संभाग आयुक्त संजय गोयल का स्वागत किया।
इस दौरान उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौजूद रहे। संभाग आयुक्त उज्जैन संभाग में रतलाम में जिला पंचायत सीईओ एवं नीमच जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए उज्जैन संभाग नया नहीं है। यह बात ज़रूरी है कि बाबा महाकाल की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक के फेज़ 2 के निर्माण कार्य के साथ ही उन्होंने महाकाल लोक की संक्षिप्त जानकारी भी जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से ले ली है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, आपसी सामंजस्य विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही पूरे उज्जैन संभाग में चल रहे निर्माण कार्यों में जहां अधिकारियों को मेरी आवश्यकता लगेगी, मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल में रहने का उनका जो अनुभव है वह काम आएगा। आज आपने ज्वाइन करा है दर्शन कर ये मेरा सौभाग्य है कि महाकाल की नगरी में मुझे सेवा का अवसर मिला है और अभी मैंने दर्शन करते हुए जो वृहद स्तर पे कार्य मंदिर और आसपास चल रहे हैं उसका संक्षिप्त अवलोकन भी किया है और जैसा जैसा प्राथमिकताएं जनता और जनप्रतिनिधियों की होंगी तो मेरी ड्यूटी है कि जो हमारे अधिकारी अधीनस्थ रहें तो उनको अधिक से अधिक मैं हेल्प कर पाऊँ, कोऑर्डिनेट कर पाऊँ उनके लिए। बहुत सारा समय मेरा भोपाल में भी रहा है तो मुझे ये फ़ायदा है कि जहाँ भी अगर हमारी कोई चीज़ें वहाँ से तेज़ हो सकती हैं तो वो भी मेरा प्रयास रहेगा कि विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कार्य को और गति दी जाए। सर, उज्जैन संभाग आपके लिए नया नहीं है, आप नीमच और रतलाम भी रहने हैं। इलेक्शन पूरा मोड पे आ गया है, किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी इलेक्शंस को लेकर? डेफिनेटली इलेक्शन तो प्राथमिकता रहेगी, पर मेरा मानना है कि मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं रतलाम और नीमच के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं कि लोग जो इस तरह का मतलब अगर आप मैं ग्वालियर भी रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के दौरान काम बंद हो जाते हैं, प्रगति को पसंद करते हैं, शांति बनाए रखते हैं और कार्यों की गति कम ना हो, क्योंकि खासकर जो महाकाल के कार्य हैं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इलेक्शन के साथ साथ हमारे काम डिले ना पड़े, तो ये हमारी प्राथमिकता है। ये एक धार्मिक नगरी है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।